अस्सलामुअलैकुम। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न के मुताबिक अगर आपके पास एक गैस है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है उसके मॉलिक्यूलर मास का स्क्वायर रूट जो है वो इसके रेट ऑफ डिफ्यूज़न के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर एक गैस का मास जितना ज़्यादा है, जितना वो वज़नी गैस है, उतना उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो स्लो होगा। अगर मास कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न उसका हाई होगा। या हमें पता है कि डेंसिटी और मास जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं। मास बढ़ जाने से डेंसिटी बढ़ जाती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है उतना उसका कम निकल आएगा। मैथमेटिकली रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ एक गैस है, फर्स्ट गैस मसलन R1, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, इसी मास का स्क्वायर रूट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इक्वेशन 1 हो गया। एक दूसरा गैस है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है उसी गैस के मास के स्क्वायर रूट के साथ इन्वर्स रिलेटेड है। ये मसलन इक्वेशन 2 हो गया। यानी मास और रेट ऑफ डिफ्यूज़न में इन्वर्स रिलेशन है। मास और रेट ऑफ डिफ्यूज़न में इन्वर्स रिलेशन है। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पर डिवाइड कर ले। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट R1 डिवाइडेड बाई R2 होगा। M1 डिवाइडेड बाई M2 होगा, लेकिन M2 को 2 दफ़ा ऊपर ले जाने से इस ये प्लस साइन में कन्वर्ट होगी, तो M2 डिवाइडेड बाई M1 होल अंडर द रूट लिया। यानी मैथमेटिकली ये M1 इस इक्वेशन को आप इस पर डिवाइड करें तो इससे ये आता है। तो डेंसिटी और मास जो हैं, चूँकि ये हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो मास की जगह मैं डेंसिटी को भी लिख सकता हूँ। तो R1 ऊपर नीचे D1, यहाँ पर R2 ऊपर D2। यानी डेंसिटी और रेट ऑफ डिफ्यूज़न इसमें इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन डेंसिटी स्क्वायर रूट टाइम्स। मास और रेट ऑफ डिफ्यूज़न में इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन मास स्क्वायर रूट टाइम। तो ये इक्वेशन ग्राहम लॉ का है और ये वाला भी है। अब इसी ग्राहम लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर ये 100 सेंटीमीटर एक पाइप है, HCl सोल्यूशन आपके पास पड़ा है और एक NH3 ने, दोनों गैसेज हैं। हम इसके रेट ऑफ डिफ्यूज़न को चेक करते हैं। अब कॉटन ले ले, कॉटन HCl के सोल्यूशन में उसे सोक कर ले, गीला कर ले, और इसी HCl के कॉटन को यहाँ पर रख दें। दूसरे साइड में NH3 सोल्यूशन है, उसमें भी आपने कॉटन का पीस सोक कर लिया और उसे यहाँ पर रख लें। यानी HCl और NH3 को दोनों को आपने बैक वक़्त यहाँ पर रखना होगा। यानी कि एक पहले दूसरा बाद में, दोनों को एक ही वक़्त में रखें। अब यहाँ पर इसी कॉटन में NH3 सोल्यूशन है, तो वो जज़ब हो चुका होगा। तो ये NH3 जो है ये इसी डायरेक्शन में डिफ्यूज़न करेगी, और यहाँ पर HCl था, कॉटन में जज़ब हो चुका था, तो ये इसी डायरेक्शन में रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है या डिफ्यूज़न जो है इनका इसी डायरेक्शन में होगा, NH3 का इसी डायरेक्शन में। कुछ देर बाद हमारे पास यहाँ पर एक वाइट रिंग हासिल होती है, एक सफ़ेद किस्म की अंगूठी। ये दरअसल NH3 यहाँ से आ रहा है, उधर से HCl, तो NH3 और HCl आपस में रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड इससे बनता है। तो ये वाइट रिंग जो है ये दरअसल अमोनियम क्लोराइड है। आपसे पूछा जा सकता है MCQs में कि वाइट रिंग हासिल होती है NH3 और HCl के सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद, तो ये क्या है? तो ये दरअसल अमोनियम क्लोराइड है। अब जब इसी वाइट रिंग को हम देखते हैं तो ये NH3 से 60 सेंटीमीटर फासले पर होती है। यानी इसने 60 सेंटीमीटर फासला तय किया है, जबकि HCl ने 40 सेंटीमीटर। तो इससे लगता है कि HCl ने स्लो डिफ्यूज़न की है, जबकि NH3 ने फास्ट डिफ्यूज़न की है। क्योंकि HCl भारी है तो स्लोली जाएगा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न के मुताबिक। NH3 जो है ये हल्का है तो ये स्पीड के साथ जाएगा। बहरहाल इसको हम आगे साबित कर रहे हैं। तो आम सी बात है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ HCl हम करते हैं। तो ये किस तरह या कैसे कर सकते हैं? इन दोनों का जो तनासुब है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई NH3 ने जितना फासला तय किया 60 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ HCl, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई HCl, तो डिवाइडेड बाई 40, चूँकि HCl ने 40 सेंटीमीटर का फासला तय किया। तो इसको डिवाइड करने के बाद 1.5 तकरीबन वैल्यू हमारे पास हासिल होती है। तो ये हमने एक आम तरीके से निकाल लिया कि NH3 अगर 1.5 टाइम डिफ्यूज़न कर रहा है तो HCl जो है 1, या दूसरे लफ्ज़ में HCl अगर 1 सेंटीमीटर फासला तय कर रहा है तो NH3 जो है ये 1.5 तय करेगा।
तो अब इस पर ग्राहम लॉ अप्लाई करते हैं। अगर इससे ये इक्वेशन आ गया, ये वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब कि ग्राहम जो बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक रेट ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ HCl जो हैं, ये हमारे पास MHCl यानी मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाई मास ऑफ NH3 होल अंडर द रूट के बराबर होगा। तो मास ऑफ HCl आपको पता है 36.5 है, NH3 का 17 है, तो डिवाइड कर ले और स्क्वायर रूट ले ले, तकरीबन इससे 1.5 आता है, यानी ये वाली वैल्यू आ रही है। अब ये जो दूसरा इक्वेशन है ग्राहम का डेंसिटी वाला, वो भी इस पर अप्लाई करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ HCl जो है ये तकरीबन .166 हमारे पास हैं, जबकि डेंसिटी ऑफ NH3 जो है ये 0.76 हैं। इसको इस पर डिवाइड कर ले, स्क्वायर रूट ले ले, तो इससे भी तकरीबन 1.5 वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राहम लॉ का जो इक्वेशन है डेंसिटी वाला या ग्राहम लॉ का जो इक्वेशन है मास वाला, ये दोनों हमारे पास ठीक है। यानी गैस अगर बारी है तो वो स्लो जाएगा, गैस अगर आपके पास हल्का पुल्का है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो फास्ट होगा। अच्छा, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको दो गैसेस दिए गए हैं, मसलन एक हाइड्रोजन गैस है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कोई कहे आपको कि इसका रिलेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन मालूम कर ले, तो रिलेटिव रेट्स ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपने मालूम करना है। तो ग्राहम लॉ के मुताबिक यहाँ पर आपके पास मास ऑफ CO होगा डिवाइडेड बाई मास ऑफ H2 होगा, इसी तरह होगा। तो मास ऑफ CO जो है ये आपके साथ 28 है, और जबकि मास ऑफ हाइड्रोजन तकरीबन 2 है। इसका स्क्वायर रूट ले ले तो आपके पास जो वैल्यू हासिल होगी वो रिलेटिव रेट्स ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है, वो ये कि आपको कोई कहे कि एक गैस है, अननोन गैस है, मिसाल के तौर पर X कोई गैस है, तो आपको इस तरह कहे कि रिलेटिव रेट्स ऑफ ऑक्सीजन और X कोई गैस है, इसकी वैल्यू आपके पास 2 हैं। तो आपने इसी गैस का मास जो है वो मालूम करना है। एक गैस है जिसका रिलेटिव रेट्स ऑक्सीजन के साथ, रिलेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन के साथ 2 है, और इसी गैस का आपने मास मालूम करना है। तो RO2 डिवाइडेड बाई RX ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक ये आपके पास MX होगा डिवाइडेड बाई MO2 होल अंडर द रूट। अब ये जो वैल्यू है RO2 डिवाइडेड बाई RX, ये तो आपको मालूम है, ये दी गई हैं, ये आपके पास 2 के बराबर है। MX आपको मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाई MO2 ऑक्सीजन का मास जो है ये 32 के बराबर है। अच्छा, अब इन दोनों का स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट भी है, तो आप इस तरह कर ले कि दोनों का स्क्वायर ले लें। इसका स्क्वायर आपने ले लिया और इसका स्क्वायर भी ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास 4 के बराबर होगा। ऊपर आपके साथ MX रह जाएगा डिवाइडेड बाई 32। तो MX आपके साथ क्या होगा, 4 को 32 के साथ मल्टीप्लाइड कर ले, तो ये आपके पास मास ऑफ X होगा। एक और बात, जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक PV इज इक्वल टू nRT। N जो है ये हमारे पास मास है डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये RT होगा, या PM जो है रीअरेंज करने के बाद M डिवाइडेड बाई V होगा RT। तो PM जो है M बाई V हमारे पास क्या है, ये डेंसिटी है RT, डेंसिटी RT। अच्छा, अब डेंसिटी जो है ये आपके पास बराबर होगी PM डिवाइडेड बाई RT। तो अगर आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, R तो वैसे कांस्टेंट है, तो आपके पास डेंसिटी जो है ये डायरेक्ट रिलेटेड टू M, ये इक्वेशन है। तो इसी वजह से हम मास की जगह पर डेंसिटी भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो अब आपको एक ऐसा एग्ज़ाम्पल दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका 28 मास है और नाइट्रोजन इसका भी 28 मास है। तो आपको कोई कहे कि इसमें से कौन सा जो है रेट ऑफ डिफ्यूज़न किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो इसी इक्वेशन के मुताबिक एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जितना प्रेशर और टेम्परेचर है, नाइट्रोजन के लिए भी उतना प्रेशर और टेम्परेचर है। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो मासेस जो हैं ये डेंसिटी के साथ रिलेटेड हैं, मासेस दोनों के सेम है, तो इसका मतलब कि इन दोनों के
डेंसिटी जो है वो भी आपके साथ सेम आ रहे होंगे, यानी जितने मासेस हैं उतनी आपके साथ डेंसिटी उनकी होगी। मासेस सेम है तो डेंसिटी सेम होगी। अगर प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये सेम है तो इसी केस में फिर रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे तो जो जितना भारी होगा उतना स्लो जाएगा, मास एक डेंसिटी है, लेकिन इसी इक्वेशन के मुताबिक अगर प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये सेम है तो आपके साथ डेंसिटी सेम आएगी, मास सेम होने के बाद डेंसिटी सेम आएगी, और डेंसिटी सेम होने की वजह से आपके साथ रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है इन्हीं दो गैसेस जिनके मासेस इक्वल हैं उनका सेम होगा। आज तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।